हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अमित पुरोहित, लेक्चरर सिविल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, आज आपको इस वीडियो लेक्चर में थर्ड ईयर सिविल ब्रांच के सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसका कि कोड सी 301 है, उसके चैप्टर 1 फ्रेम्स के बारे में स्टडी करवाऊंगा। आज हम लोग जो है इसका जो सब टॉपिक 1.2 कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेज इन द मेंबर्स ऑफ डिटरमिनेट फ्रेम्स, यानी कि एनालिसिस ऑफ फ्रेम्स, डिटरमिनेट फ्रेम्स का फोर्स मेंबर में फोर्स निकालने का मतलब क्या हुआ, एनालिसिस करना है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पिन जॉइंटेड फ्रेम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी काफ़ी इसके बारे में अध्ययन किया था, फ्रेम्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के फ्रेम कौन से हैं, और पिन जॉइंटेड फ्रेम्स जिनको ट्रस भी बोलते हैं, वो बेसिकली ब्रॉडली जो है उनको कैसे क्लासीफाई किया हुआ है। पिन जॉइंटेड फ्रेम कैन बी क्लासीफाइड एज परफेक्ट फ्रेम्स एंड इनपरफेक्ट फ्रेम्स। इम्परफेक्ट फ्रेम्स, परफेक्ट फ्रेम्स या डिटरमिनेट फ्रेम्स, और इम्परफेक्ट फ्रेम्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। डेफिशिएंट फ्रेम, जिनको कि कोलैप्सिबल कह सकते हैं, और रिडंडेंट फ्रेम्स या इनडिटरमिनेट फ्रेम्स या ओवर स्टिफ, ओवर रिजिड फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम या डिटरमिनेट फ्रेम, पिन जॉइंटेड फ्रेम कौन से हैं? ऐसे 2 डायमेंशनल फ्रेम्स जो कि ये जो रिलेशन गिवन है n=2j-3, इसको अगर सेटिस्फाई करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो वो फ्रेम्स परफेक्ट फ्रेम्स कहलाते हैं। इसमें n जो है वो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और j जो है नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। जैसा कि आपको बताया था, पिन जॉइंटेड फ्रेम्स के अंदर क्या होता है, स्लेंडर पतले मेंबर्स को जोड़ जोड़ कर एक ट्रायंगुलेटेड या ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो दो जॉइंट, एक एक मेंबर के दोनों एंड्स पर 2 जॉइंट होते हैं। वो जॉइंट जो है स्मूथ फ्रिक्शनलेस पिन या हिंज होते हैं। तो एक मेंबर इस तरह से काउंट करते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स मिल जाएंगे, और जॉइंट भी काउंट करते जाएंगे तो नंबर ऑफ़ जॉइंट जे मिलेंगे। तो अगर नंबर ऑफ़ मेंबर्स कैलकुलेट करें जॉइंट की संख्या से, तो वो उसमें लगे हुए मेंबर्स के बराबर आना चाहिए। 2j-3 करके अगर कैलकुलेट करें और जो उसमें वास्तव में लगे हुए मेंबर हैं वो दोनों बराबर आते हैं, तो इसका मतलब जो है ये फ्रेम जो है वो परफेक्ट फ्रेम है। ये अपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। द नंबर ऑफ मेंबर्स आर जस्ट सफिशिएंट फॉर इट्स स्टेबिलिटी। परफेक्ट फ्रेम्स क्या जो क्वालिटी है, क्या है, उनके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो एग्जैक्टली उतनी लगे हैं जितने की स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है। अगर परफेक्ट फ्रेम के ऊपर कोई तरह का लोड लगाया जाएगा तो वो जो है उसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा और वो लोड को रजिस्ट करेगा। शेप में कोई भी नुकसान हुए बिना वो लोड को ट्रांसफ़र कर देगा, रजिस्ट कर लेगा। These can be analyzed or solved only with the help of equation of static equilibrium. परफेक्ट फ्रेम्स का एनालिसिस जो है वो केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की साम्य व्यवस्था की जो 3 शर्तें होती है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के लिए, सिग्मा h=0, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर पे लगने वाले सभी फोर्सेज के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम 0 है। सिग्मा v=0 का मतलब क्या है, उस पर लगने वाले सभी फोर्सेज के वर्टिकल कंपोनेंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। और सिग्मा m=0 का मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो उसके प्लेन में किसी भी पॉइंट के
रेस्पेक्ट में उस स्ट्रक्चर पे लगने वाले सभी फोर्सेज के मोमेंट का एल्जेब्रिक सम भी 0 होगा। तो ये 3 साम्य अवस्था की जो शर्तें हैं, ये 3 जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इनकी हेल्प से अगर इन फ्रेम्स का जो है वो एनालिसिस किया जा सकता है, मतलब सभी उनके मेंबर्स में फोर्स निकाले जा सकते हैं। फिर आता है डेफिशिएंट फ्रेम्स या कोलैप्सिबल, ऐसे फ्रेम्स जिनमें परफेक्ट फ्रेम बनाने के लिए जितने मेंबर की आवश्यकता होती है उससे कम मेंबर लगाए हुए होते हैं, तो उन्हें जो है अंडर रिजिड या डेफिशिएंट फ्रेम, इम्परफेक्ट फ्रेम कहते हैं। और ये कोलैप्सिबल होते हैं, यानी कि जब इन पे लोड आएगा तो ये लोड को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, इनकी ज्योमेट्री में परिवर्तन आ जाएगा और ये मैकेनिज़्म की तरह काम करने लगेंगे। और ये जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, इनमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो लेस देन होगा 2j-3, यानी कि नंबर ऑफ जॉइंट इंटू 2 करके फिर -3 करेंगे तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स आएंगे वो परफेक्ट फ्रेम बनाने के लिए कितने आवश्यक हैं उतने नंबर ऑफ मेंबर आएंगे, लेकिन उससे एक्चुअली उसके अंदर कम मेंबर्स लगे हुए होंगे। तो इन्हें फिर जो है इम्परफेक्ट फ्रेम और डेफिशिएंट फ्रेम कहते हैं। रिडंडेंट फ्रेम्स, ऐसे फ्रेम जिनमें परफेक्ट फ्रेम की बनने के लिए जितने मेंबर्स की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा मेंबर्स लगा दिए जाएं, तो ऐसे फ्रेम रिडंडेंट फ्रेम्स कहलाते हैं, ओवर रिजिड कहलाते हैं। तो फ्रेम्स इन विच नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर ए परफेक्ट फ्रेम आर कॉल्ड एज रिडंडेंट फ्रेम्स। 2D फ्रेम्स में अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 2j-3 से ज़्यादा हैं, यानी नंबर ऑफ जॉइंट j से अगर कैलकुलेट करें और 2j-3 रिलेशन से कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स वो आएंगे परफेक्ट फ्रेम बनाने के लिए कितने मेंबर्स की आवश्यकता है। और अगर उसमें उससे ज़्यादा मेंबर लगे हुए हैं तो इसका मतलब वो फ्रेम जो है वो रिडंडेंट फ्रेम्स है। ये ओवर रिजिड होते हैं और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट भी होते हैं। ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होंगे इंटरनली। फ्रेम्स कैन बी इनडिटरमिनेट ओनली एक्सटर्नली, ओनली इंटरनली और बोथ, यानी कि जो पिन जॉइंटेड फ्रेम्स हैं वो इनडिटरमिनेट फ्रेम अगर हैं तो वो इनडिटरमिनेट इंटरनली भी हो सकते हैं, केवल एक्सटर्नल इनडिटरमिनेट हो सकते हैं, और वो दोनों ही हो सकते हैं, मतलब वो एक ही फ्रेम जो है वो इनडिटरमिनेट एक्सटर्नली भी है और इंटरनली भी है, तो ऐसा भी हो सकता है। एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी जो है वो सपोर्ट कंडीशन के कारण बनती है या होती है, और इंटरनल इनडिटरमिनेसी जो है वो मेंबर के नंबर और कॉन्फ़िगरेशन अभिविन्यास के कारण होती है। तो रिडंडेंट फ्रेम्स जो हैं उनमें क्या होगा, नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा लगे हुए हैं जितने कि परफेक्ट फ्रेम बनाने के लिए आवश्यक है, उससे ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इस कारण से जो है उसमें जो वो फ्रेम जो है वो रिडंडेंट कहलाते हैं और साथ के साथ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट इंटरनली हो जाते हैं। डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी पिन जॉइंटेड फ्रेम का एनालिसिस करने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई वो फ्रेम जो है स्टैटिकली डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट। स्टैटिकली डिटरमिनेट फ्रेम है तो उसके सॉल्व करने के, एनालिसिस करने के मेथड्स अलग हैं, और अगर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हैं तो उसके अलग मेथड्स हैं। डिप्लोमा के आपके लिए जो है सिलेबस में केवल डिटरमिनेंट फ्रेम्स का एनालिसिस ही सिलेबस में है, इसलिए वैसे आपको कोई वैसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं अगर आप ऐसे करते हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि जो गिवन पिन जॉइंटेड फ्रेम जो है वो डिटरमिनेंट होना चाहिए। तो एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी अगर निकालना है फ्रेम के लिए, पिन जॉइंटेड फ्रेम के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला या जो तरीका है वो है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन एट ऑल सपोर्ट, यानी कि जो फ्रेम के जो सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर टोटल कितनी रिएक्शंस आ रही है, अननोन रिएक्शन सभी सपोर्ट की जोड़ के कितनी आ रही है टोटल, वो आएगी कैपिटल R।
स्मॉल आर जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो कि मोस्टली 3 होता है। सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0। तो R-3 करेंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन -3, तो आपको जो है एक्सटर्नली इंडिटरमिनेट सी मिलेगी। अगर 0 आती है तो इसका मतलब वो एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है एक्सटर्नली। और अगर इसके कोई वैल्यू आती है 1, 2, 3 तो वो उतने डिग्री का एक्सटर्नल स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो जाएगा एक्सटर्नली। अगर 1 आता है तो 1 डिग्री का, 2 आता है तो 2 डिग्री। इंटरनल इनडिटर्मिनेसी फॉर 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम क्या होगा? 2 डायमेंशनल पिन जॉइंटेड फ्रेम के लिए इंटरनल इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? n-2j-3, यानी कि उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर कितने लगे हुए हैं n, और 2j-3 यानी j नंबर ऑफ जॉइंट है, 2j-3 कैलकुलेट करके उसको एक्चुअल n में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर वो परफेक्ट फ्रेम होगा तो n इक्वल टू 2j-3 होता है, तो उस समय इंटरनल इनडिटर्मिनेसी का मान 0 आएगा ही, तो वो स्टैटिकली डिटरमिनेट होगा इंटरनली। और अगर रिडंडेंट फ्रेम है तो उसमें n की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसका इनडिटर्मिनेसी का मान कुछ ना कुछ आएगा। टोटल इनडिटर्मिनेसी जो है वो कैलकुलेट करना हो तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल इनडिटर्मिनेसी को जोड़ लेंगे, तो हम लोगों को टोटल इनडिटर्मिनेसी मिल जाएगा। और फॉर्मूला बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसमें r को 3 लेके चलना है, क्योंकि मोस्टली स्मॉल r की वैल्यू 3 होती है। तो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल इनडिटर्मिनेसी को करेंगे तो n+r-2j हमें मिलेगा। स्मॉल r जो है वो 3 है, तो उस कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में आता है एनालिसिस ऑफ फ्रेम, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है। कैलकुलेशन फ्रेम के मेंबर्स में फोर्स कैलकुलेट करना है, तो ये जो है वो एनालिसिस करना कहलाता है। तो एनालिसिस ऑफ फ्रेम क्या होगा? द एनालिसिस ऑफ ए फ्रेम इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन एट सपोर्ट। मेंबर्स के अंदर फोर्स निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें जो है सपोर्ट्स पे रिएक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो सपोर्ट्स है उस पर, एक्सटर्नल सपोर्ट्स हैं उस पर रिएक्शन का मान कितना आ रहा है, एंड देन इंटरनल फोर्सेज एंड स्ट्रेसेज इंड्यूस्ड इन द मेंबर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल अप्लाइड लोड्स के कारण जो है जो मेंबर्स हैं उनमें इंटरनल फोर्स कितना इंड्यूस हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, कितना पैदा हो रहा है। और फोर्स निकालने के बाद में स्ट्रेस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे। किसी मेंबर में अगर स्ट्रेस निकालनी है तो मेंबर में फोर्स अपॉन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एनालिसिस करने का क्या फ़ायदा है? दिस दैट हेल्प्स टू वर्क आउट द साइज एंड शेप ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर आर मेड। ये जो एनालिसिस करते हैं उसके बाद में एक्चुअली हमें करना क्या होता है? सिविल के स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो फ्रेम अगर आपको बनाना है तो फ्रेम के मेंबर्स किस साइज़ के लगेंगे ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में उसमें स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और उससे एरिया हम डिसाइड कर सकते हैं। जो स्ट्रेस है वो परमिसिबल लिमिट से क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो एनालिसिस ऑफ फ्रेम में क्या स्टेप हैं? रिएक्शन निकालना और सभी मेंबर्स में फ्रेम के फोर्स निकालना। अब फोर्स निकालने के लिए एनालिसिस करने के लिए कुछ एजम्पशन लिए जाते हैं। हमेशा कोई भी मेथड जो होता है या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमेशा कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं, ताकि हमारा जो एनालिसिस है, जो हमारा जो प्रोसेस है, उसको जो है हम कुछ हद तक सरल कर सकें, स्टैंडर्ड कर सकें। और कुछ एजम्पशन, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है तो उनको थोड़ा सा आइडियलाइज्ड कर देते हैं, ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो फ्रेम का एनालिसिस करने के लिए कुछ एजम्पशन माने गए हैं, अभिकल्पनाएं परिकल्पनाएं एज्यूम करी हुई है। इसमें से फर्स्ट क्या है? द फ्रेम इज़ ए परफेक्ट फ्रेम एंड स्टैटिकली डिटरमिनेट। अब चूंकि आपके सिलेबस में ये है तो अभी इस लेवल पे हमने ये एजम्पशन लिया है कि सारे फ्रेम जो है वो स्टैटिकली डिटरमिनेट है, परफेक्ट फ्रेम है, यानी कि वो स्टेबल है, वो डिस्टॉर्ट ज्योमेट्रिकली डिस्टॉर्ट नहीं होंगे, वो लोड को रजिस्ट कर सकते हैं, लोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
उनकी ज्योमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर ऑल मेंबर्स आर जॉइंड बाई फ्रिक्शनलेस स्मूथ पिन और हिंज विच कैनॉट ट्रांसमिट मोमेंट। पिन जॉइंटेड फ्रेम में बेसिक यही हमने एज्यूम किया हुआ है कि सभी मेंबर्स जो हैं वो फ्रिक्शनलेस स्मूथ पिन या हिंज से जुड़े हुए हैं, सभी किलित हैं, सभी हिंज्ड हैं। और हिंज की या पिन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रोटेशन को अलाउ करता है। तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर का आपस में रेस्पेक्ट में रोटेशन अलाउ है। इसका मतलब एक मेंबर्स पे अगर एक मेंबर पे किसी पे मोमेंट आएगा तो वो दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो कुल मिला के जो है मोमेंट का मान 0 हो जाएगा, तो मोमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक्सटर्नल लोड एंड रिएक्शन आर अप्लाइड ऑन जॉइंट्स ओनली। जो एक्सटर्नल लोड्स हैं और जो रिएक्शन है वो सारी जो है वो केवल जॉइंट या नोड पर ही लगी हुई है। दो मेंबर, एक मेंबर जहाँ ख़त्म होता है एंड पॉइंट जो मेंबर का है और दूसरे मेंबर का स्टार्ट पॉइंट है, वो कॉमन पॉइंट जो है जहाँ पर पिन या हिंज लगाई जाती है उसे जॉइंट या नोड कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। इसमें ये माना गया है कि जो भी एक्सटर्नल लोड्स लग रहे हैं फ्रेम के ऊपर वो केवल जॉइंट पे लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जॉइंट के बीच मेंबर के किसी मेंबर के बीच में जो है लेंथ पे कोई लोड नहीं लग सकता ट्रांसफ़र डायरेक्शन में, तो इसका मतलब उसकी बेंडिंग नहीं हो सकती है। तो मेंबर्स में केवल जो है एक्शियल लोड ही आ सकते हैं, या तो एक्शियल टेंशन या एक्शियल कंप्रेशन। मेंबर्स आर स्लेंडर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मेंबर जो है वो पतले हैं। स्लेंडर मतलब जो है ऐसे मेंबर्स जिनका लेंथ ज़्यादा होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया की तुलना में। क्रॉस सेक्शनल एरिया के मान की तुलना में उनकी लंबाई इतनी ज़्यादा होती है कि वो पतले माने जाते हैं, स्लेंडर माने जाते हैं। और उनका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और वो जो है अपनी सीजी के सेंटर लाइन सीजी से जो जा रही है उसके अलोंग एक्शियल फोर्स को कैरी कर रहे हैं। ऑल मेंबर्स कंप्राइजिंग द ट्रस आर रिजिड एंड लाई इन द सेम प्लेन। सभी मेंबर्स जो हैं वो रिजिड हैं। इस एजम्पशन का क्या मतलब है कि मेंबर्स के अंदर जो है जो डिफ्लेक्शन जो डिफॉर्मेशन आएगा, मेंबर्स के अंदर जो इंडिविजुअल मेंबर के अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगा एक्शियल कंप्रेशन और एक्शियल टेंशन के कारण, किसी मेंबर में अगर एक्शियल टेंशन है तो उसके लेंथ में वृद्धि होगी और अगर किसी में कंप्रेशन है तो उसका शॉर्टनिंग होगा। लेकिन मेंबर्स को रिजिड मान लिया गया है। इसका मतलब जो है उनमें उनका जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत कम है या उसको 0 मानना है, और ये सभी एक ही प्लेन में है, यानी कि वो 2 डायमेंशनल है। द वेट ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ मेंबर्स इज नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू द लोड दे कैरी। फ्रेम्स जो लोड रजिस्ट कर रहे हैं, जो लोड उन पे लग रहा है, जो लोड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके तुलना में फ्रेम्स के मेंबर का जो फ्रेम के मेंबर्स का जो सेल्फ वेट है वो बहुत कम होता है। तो उसका सेल्फ वेट जो है उसको नेगलेक्ट करना है, उसको 0 मानना है, उनको एनालिसिस में कंसीडर नहीं करना है सेल्फ वेट को। उसके बाद में आता है फोर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। लोड्स आर अप्लाइड ओनली एट जॉइंट्स हैंस द मेंबर ऑफ ए फ्रेम आर सब्जेक्टेड टू एक्शियल फोर्स ओनली। सच एक्शियल फोर्स कैन आइदर बी टेंसाइल ऑन। चूँकि सभी मेंबर्स पे जो है फ्रेम के जॉइंट पे ही फोर्स आएगा और जॉइंट पे पिन लगी हुई है तो मोमेंट तो ट्रांसफ़र होगा नहीं, तो ये 2 फोर्स मेंबर कहलाते हैं पिन जॉइंटेड फ्रेम। और इनमें केवल 2 तरह के ही फोर्स हो सकते हैं, या तो एक्शियल टेंशन या एक्शियल कंप्रेशन। इनमें शियर और मोमेंट नहीं आ सकता। तो फोर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे हम जो इसे फिगर में देख रहे हैं, फिगर ए में कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और बी के अंदर टेंसाइल फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया हुआ है। तो फिगर ए के फर्स्ट में देखिए, ए बी एक मेंबर है जिस पे पी अमाउंट का पी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, यानी कि पी बल से उसको दबाया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। ए भी एक रॉड या मेंबर है, उसको बाहर एक्सटर्नल फोर्स पी लगाया गया है दोनों तरफ से और उसको कंप्रेशन
में ला रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। अब चूंकि सभी का जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो लोड को रजिस्ट करेगा। रजिस्ट कैसे करेगा कि जितना बल उस पर बाहर से लगाया जा रहा है उतना ही बल वो अंदर से लगाएगा, तभी वो उसको रजिस्ट करेगा। तो अंदर उसके फोर्स पैदा हुआ, जनरेट हुआ पी के बराबर लेकिन अपोजिट। तो एक एंड पर अगर वो पी लेफ़्ट टू राइट लग रहा है तो अंदर जो है वो राइट टू लेफ़्ट लगेगा, और बी पे अगर जो है राइट टू लेफ़्ट लग रहा है तो अंदर की तरफ जो है वो लेफ़्ट टू राइट लगेगा। तो इसका मतलब जो ए बी मेंबर है उसके अंदर जब कंप्रेशन आएगा तो उसके अंदर ए बी इस फिगर के सेकंड पार्ट में देखिए आप, उस तरह से जो है मेंबर में जब हम फोर्स मार्क करेंगे तो वो कंप्रेशन को शो करेगा। और इसी तरह अगर कोई मेंबर है सी डी, उसमें बी फिगर के फर्स्ट पार्ट में देखिए सी डी एक मेंबर है, उस पर हमने टेंसाइल फोर्स लगाया है, उसके सी और डी कॉर्नर पे क्यू अमाउंट का टेंसाइल फोर्स लगा, उसको पकड़ के खींच रहे हैं क्यू फोर्स से। अब चूँकि अभी हम जब इसको खींच रहे हैं तो मेंबर की जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो वापस रजिस्ट करने की होगी, तो ये वापस अंदर की तरफ खींचेगा। तो सी पॉइंट और डी पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ उसको खींचेंगे। तो सी डी में जब इस तरह से तीर अंदर की तरफ मार्क करेंगे तो वो टेंसाइल फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। कुल मिला के ये है कि अगर मेंबर जैसे सी अभी जॉइंट है, उसको तीर का निशान इस तरह से है कि वो सी को खींच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये टेंशन है। और इसमें जैसे ए पॉइंट ए जॉइंट है, तीर का निशान इस तरह से ए को दबा रहा है, तो ये कंप्रेशन है। परफेक्ट एंड डिटरमिनेट पिन जॉइंटेड फ्रेम कैन बी एनालाइज्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। आप लोगों के लिए सिलेबस में परफेक्ट फ्रेम और डिटरमिनेट फ्रेम का एनालिसिस कोर्स में है, तो उसके लिए एनालिटिकल मेथड है, मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन, और ग्राफिकल मेथड भी होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ आज देख लेते हैं मेथड ऑफ जॉइंट के बारे में। मेथड ऑफ जॉइंट में क्या होता है, फ्रेम के जो भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। पहले एक समय में एक टाइम में एक ही जॉइंट को लेना है, जॉइंट के चारों तरफ पूरा उसको जो है राउंड करते हुए एक इमेजिनरी सेक्शन को एज्यूम करेंगे और जॉइंट को वहाँ से काट कर अलग कर लेंगे। मेन जो स्ट्रक्चर है, मेन बॉडी है, उससे हमने जॉइंट को कट करके आइसोलेट करके अलग कर लिया है, और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उस पर जो है सभी फोर्सेज मार्क कर देंगे जो उस पर लग रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई लग रहा है, रिएक्शन लग रही है, तो वो मार्क कर लेंगे, लगा देंगे उस पर। और जो मेंबर कटे हैं, जो मेंबर वहाँ पे जुड़ रहे थे और वो कट गए हैं, तो उनमें जो है हम इंटरनल फोर्स भी मार्क कर लेंगे। और अगर हमें कोई फोर्स, इंटरनल फोर्स की वैल्यू पहले से पता है तो वो वैल्यू लिख देंगे, और अगर फोर्स की वैल्यू नहीं पता है तो उसको अननोन फोर्स की तरह मार्क कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारे पास में सभी फोर्सेज उस पर आ गए। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन 2D फ्रेम, 2D पिन जॉइंटेड फ्रेम के लिए हमारे पास में दो ही है, सिग्मा x इक्वल टू 0 या सिग्मा h इक्वल टू 0 जैसा हम बोलते हैं, और सिग्मा y इक्वल टू 0 या सिग्मा v इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास में क्या है, साम्यावस्था की तीन शर्तें होती हैं, सिग्मा h इक्वल टू 0, सिग्मा v इक्वल टू 0, सिग्मा m इक्वल टू 0। अब चूँकि इसमें तो सभी पे हिंज लगी हुई है और सिग्मा m इक्वल टू 0 जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे तो 0 होता ही है, तो हम जो है दो कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा h इक्वल टू 0 या सिग्मा x इक्वल टू 0, और दूसरा सिग्मा v इक्वल टू 0 या सिग्मा y इक्वल टू 0। यानी कि जॉइंट पे लगने वाले सभी फोर्सेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए, और उस जॉइंट पर लगने वाले सभी फोर्सेज के वर्टिकल कंपोनेंट का भी सम 0 होना चाहिए। तो इन इक्वेशन को अप्लाई करके हम जो है सॉल्व कर लेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी, युगपत समीकरण, उनको सॉल्व कर लेंगे तो हमें अननोन फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। पर इसमें ध्यान देने वाली बात एक ही है कि अपने पास में जो सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ़ इक्वेशन है वो दो ही है, तो ऐसा जॉइंट चूज़ करना है सबसे पहले, ताकि उस पर अननोन फोर्स की जो संख्या है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो।
अगर कोई ऐसा जॉइंट चूज़ कर लिया है जिस पे अननोन फोर्स की वैल्यू 3 या 4 है तो वो सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि अपने पास में कंडीशन नोन कंडीशन इक्वेशन जो है वो 2 ही है। तो इसलिए हमें जॉइंट का चुनाव ऐसे करना है, सिलेक्शन ऑफ जॉइंट ऐसे करना है कि नंबर ऑफ़ अननोन जो है वो 1 या 2 ही हों उस पर, और उसके बाद में एक जॉइंट को सॉल्व करेंगे फिर दूसरे जॉइंट को सॉल्व करेंगे। वी शैल एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ अननोन फोर्स टू बी एक्टिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट। अब हमें चूंकि पता नहीं होता है मेंबर में कौन सा फोर्स आएगा, टेंशन आएगा या कंप्रेशन आएगा, तो इसका एक यूनिफॉर्म तरीका बनाया जा सकता है कि हम सभी पहले एज्यूम कर लेंगे कि सभी मेंबर्स के अंदर जो है फोर्स हमेशा टेंशन का रहेगा। तो टेंशन का मार्क करने के लिए हमें क्या करना है कि जॉइंट को खींचता हुआ तीर जो ऐसा पुल करे, जॉइंट को पुल करने वाला फोर्स जो है वो, यानी कि जो जॉइंट से अवे है, जॉइंट से दूर जा रहा है, ऐसे तीर का निशान, एरो का निशान मार्क कर देंगे। तो टेंशन फोर्स वैसे मार्क किया जाता है, जॉइंट को खींचने वाला टेंशन फोर्स होता है, तो वो वैसे मार्क करके ऐसे एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। और हमने जब किसी मेंबर में फोर्स को वैल्यू हमने टेंशन और उसका कोई नाम देके उसको एज्यूम करा है टेंशन, और जब हम उसको सॉल्व करेंगे और अगर हमारे को उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि हमने एज्यूम करा टेंशन और हमारा एजम्पशन राइट है, और उसमें वैल्यू जो है, उसमें जो फोर्स की नेचर जो है वो टेंशन है। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि उसमें वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब जो है हमारा एजम्पशन जो है, हमारे एजम्पशन से उल्टा उसके अंदर उल्टी नेचर का फोर्स लगा हुआ है, यानी कि कंप्रेशन का फोर्स लगा हुआ है, इस कारण से उसमें नेगेटिव आ रहा है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। इसके आगे मेथड ऑफ सेक्शन और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न हम जो है अगले वीडियोस में करेंगे। बुक्स के नाम यहाँ हमने दिए हुए हैं, इनमें आप जो है रीडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।